हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस में। हम लोग की जो क्लास चलती है वो मैथ की क्लास है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग जो डेली पढ़ते हैं शाम को 8 बजे मैथ की क्लास, आज उसी की और कड़ी में अगली क्लास होने वाली है, जो यूपी पुलिस री एग्जाम को देखते हुए बनाई गई है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ चुनिंदा प्रश्न। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी, है ना। चलिए देखते हैं, आज की क्लास हम लोग शुरू करते भाई। दिया है आज की क्लास का पहला प्रश्न औसत से संबंधित है। पहला प्रश्न इसमें दिया है ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष है और ए तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष है। तो बच्चा ध्यान दो, पहले कितने लोग हैं ए और बी, औसत आयु कितना है 20। तो यदि ए और बी का औसत 20 साल है तो इनका योग 20 गुणे 2, उनका योग 20 गुणे 2 हो जाएगा 40 वर्ष, क्योंकि दो लोग हैं। वैसे सेम इसका भी हो जाएगा, बी और सी का औसत दे रखा है 19, तो इसका भी योग हो जाएगा 19 गुणे 2 यानी 38 साल। क्योंकि योग जब निकालते हैं तो योग यानी होता है संख्या का औसत में गुणा कर देते हैं तो योग निकल जाता है। तो वैसे हम निकालेंगे सी और ए का, सी और ए का भैया औसत दिया कितना 21, इसमें भी दो ही लोग हैं तो दो का गुणा करेंगे, 21 दूनी 42। ये ए और बी का योग है, ये बी और सी का योग है, ये सी और ए का योग है। अगर इन सब को हम जोड़ दें तो अगर जोड़ दें तो देखो क्या मिलेगा, ए आपको मिलेगा 2 बार, बी मिलेगा आपको 2 बार, सी भी मिलेगा आपको 2 बार, और यहाँ पे जोड़ने चलेंगे तो देखो 40 40 80, 2 इसमें चला गया तो टोटल हो गया 120। अब इसमें देखो सभी में 2 है ना, सभी में 2 है तो एक काम कर लेते, 2 इनका कॉमन लेके हम इसको काट देते हैं, आएगा 60। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान कितना हो गया भैया 60। तीनों को जोड़ने पे 60 आना चाहिए। हमको चाहिए अगर ए का मान, अगर हमको चाहिए ए का मान तो तीनों वाले में से बी और सी का घटा दें, तीनों वाले में से, तीनों यानी 60 में बी और सी का घटा देते हैं तो बी और सी है कितना 38 साल, हम इनको घटा दे भैया, आएगा कितना 22 वर्ष। बी का निकालने के लिए तीनों में से, बी का निकालने के लिए तीनों में से ए और सी को घटा देते हैं, ए और सी है कितना 42, घटा देते हो आएगा भैया 18 वर्ष। अब सी का निकालने के लिए तीनों में से ए और बी का घटा देते हैं जो कि है 40 वर्ष, आ गया 20। इसमें पूछा था तीनों की आयु, प्रत्येक की आयु 22, 18 और 20 साल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 22, 18 और 20 वर्ष। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला प्रश्न। दिया भैया, कोई धन 3 वर्षों में, कोई धन 3 वर्षों में 806 रुपए हो जाता है, 4 वर्षों में 858 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताना है भैया। बताओ, न तो साधारण ब्याज दिख रहा है न तो चक्रवृद्धि ब्याज दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिख रहा तो हम साधारण ब्याज लगाएंगे। क्या करेंगे, साधारण ब्याज लगाएंगे, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर ब्याज देता है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता तो संभवतः लिखना चाहिए, तो हम करेंगे क्या, चलो साधारण ब्याज लगाते हैं। कैसे, 3 साल में पैसा 806 हो गया, 4 साल में 858 हो गया, 3 साल से 4 साल, 1 साल में पैसा कितना बढ़ा, 1 साल में पैसा कितना बढ़ा, 58 में 6 घटा लेंगे भैया 52 रुपए। 1 साल में कितना बढ़ा 52 रुपए। ये जो बढ़ता है क्या है पता है ना, क्या है ये ब्याज बढ़ता है। तो 1 साल का ब्याज मुझे कितना मिल रहा है 52 रुपए मिल रहा है। तो जो पैसा 3 सालों में 806 हो गया था उसमें 3 साल का ब्याज भी तो होगा। तो 1 साल का ब्याज अगर 52 रुपया है तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 52 गुणे 3 यानी 156 रुपए। ये बताइए, अगर 806 रुपया में, 806 रुपया में हम 156 रुपया को हटा दें
तो जो बचेगा वो मूलधन होगा ना, तो बचेगा क्या 650 रुपए। ये क्या आ जाएगा भैया मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट। आपका मूलधन था कितना 650 रुपया। इसी मूलधन पर हर एक साल में 52 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो पूछ रखा है ब्याज की दर बताइए, तो एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई बराबर फार्मूला होता है पीटीआर पान 100। ब्याज आपको एक साल में मिल रहा 52 रुपए, कितने मूलधन पर 650, कितने टाइम में एक साल। रेट आपको निकालना है, बटे में करेंगे 100। सरल किए, जीरो खत्म, 13 पचे 65, 13 चौके 52, 5 से काट दिए 2 और 2 का 4 में इधर आके गुड़ा हुआ तो 8% आ गया इंटरेस्ट ऑफ रेट। ब्याज की दर 8% वार्षिक। आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या ठीक है भाई? हाँ, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, है ना। आपके लिए ऐसे फिर जो प्रश्न ना समझ में आए बताइएगा, उसी से रिलेटेड ऐसे हम आपके लिए प्रश्न अगली क्लास में जरूर लाने की कोशिश करेंगे, है ना। उम्मीद यह है कि आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी प्रश्न होगा उसको हम फिर से कभी नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, ये प्रश्न भैया सरलीकरण का देखो दे रहा है 2.644 की स्क्वायर माइनस 2.356 का स्क्वायर बटे में 0.288। देखो अगर इसको हम a मान लें, क्या मान लें इसको भैया, अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, एक बार जुड़ जाता है, एक बार ये घट जाता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वैसे भी एक बार ये जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा, यानी 2.644 प्लस 2.356 एक बार जुड़ गया और दूसरी बार 2.644 माइनस 2.356 घट जाएगा। ये तो बेचारा अकेला था, इसको अकेला रहने दीजिए, है ना। जो जैसे खुश है रहने दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो भैया आ जाएगा 5। आप जोड़ के देख लीजिएगा। इसको हम घटाएंगे, ब्रैकेट हटा के घटाएंगे तो देखो 4 यानी 14, 14 में से 6 गया तो आया बच्चा 8। ये 4 5 हो गया, 14 नहीं 3 बचा, 13 हो गया, 13 में 5 गया तो आया 8 बचा। यहाँ 5, 5 में से 3 गया तो आया 2, 2 से 2 वैसे खत्म हो गया तो 0.288 बटे में आ गया 0.288। अब यहाँ ध्यान दो, ये दोनों मिल रहा है, बराबर दिख रहा है ना, खत्म होके आ गया 5। आपका आंसर हो गया 5। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो गया। ये जो प्रश्न है सरलीकरण का एकदम आसान सा प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्योंकि यदि आप स्क्वायर करके निकालने चलेंगे, स्क्वायर करके निकालने जाएंगे तो बाबू स्क्वायर करते ही रह जाओगे और पेपर आपका खत्म हो जाएगा। तो इतना तो आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि ये समय बचाने के लिए है भैया। आपका आंसर हो गया 5 इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आज की क्लास का अगला प्रश्न। दिया एक मैच के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मैच को बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। चलो भैया, इसको लगाने के लिए तरीका तो देखो बहुत सारा है। आप या तो इसको अंकित मूल्य मान लो, अंकित मूल्य मान लेते हैं, एमआरपी हम मान लेते हैं। मान लीजिए एमआरपी क्या थी 100 रुपया, बेचा कैसे जा रहा था 70% कीमत पर, अंकित मूल्य के 70% यानी 70 रुपये में बेचा जा रहा था। कह रहा कि बेचकर एक व्यापारी 10% का नुकसान हुआ। अच्छा बताओ भैया, अगर इतने में बेच दे कोई और कह दिया 70 यानी उसको 10% नुकसान हो गया, तो कास्ट प्राइस का कितना परसेंट पाया होगा वो 90% पाया, बराबर किसके 70 के। तो कास्ट प्राइस हो जाएगा 70 गुणे 100 बटे में 90। ये समझ में आ रहा है, जीरो काट देंगे हो जाएगा 700 बटे 9, यानी उसका जो कास्ट प्राइस है वो 700 बटे 9 है भैया। अब क्या कह रहा, अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मैच को बेचता है तो लाभ बताइए, लाभ प्रतिशत बताना है।
ये बताओ, ये व्यापारी अंकित मूल्य कितना माने थे हम लोग? 100 रुपया। अब दूसरा जो सेलिंग प्राइस कह रहा है यदि वह 95% बेचे, यानी 100 की चीज अब किसमें बेच दे? 95 बेच दे, तो कितने का उसको, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा बताइए, लाभ किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। और क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया? क्रय मूल्य हमने मान लिया ये आ गया आपका 700/9। तो क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य है, तो लाभ कैसे निकालते हैं भैया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 9 का 95 गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45, 4 9 9 81, 4 85 माइनस 700 बटे में भैया 9, घटाएंगे 7 1 800, 155 बटे में 9 का लाभ हो रहा है। यही लाभ प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी 700 बटे में 9, गुणे में हो जाएगा 100, 9 से 9 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 155 में बच्चा 7 से भाग करना है, तो 7 दूनी 14, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, 22.1 करके आएगा ऑप्शन में। क्या ये ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन में कहीं है? तो ऑप्शन में देखो सब एक्यूरेट दे रखा है, पूर्ण अंकों में दिया है, तो लगभग में आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 22%, इस प्रश्न का आंसर होगा 22%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे क्या माना? मैंने क्या बताया? इसको लगाने का और भी तरीका ना, यहाँ पे हमने क्या माना? एमआरपी को ही 100 मान लिया। अगर आप इसको लगाने के लिए दूसरा मेथड भी लगा सकते, कैसे? इसको दूसरे तरीके से लगा सकते भैया। कैसे? यदि हम क्रय मूल्य को ही मान ले 100 रुपया, क्या मान ले? क्रय मूल्य को 100 मान ले। अच्छा मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया था, कह रहा 70% अंकित मूल्य पर 70% डिस्काउंट दिया गया, तो 10% लाभ हुआ, यानी उसको बेचा कितना गया होगा? बेचा गया होगा 110 में, क्योंकि 10% लाभ हुआ। अब ये जो बेचा गया है वो कह रहा 70% मूल्य के 70% कीमत पर बेचा गया, तो ये 70% बराबर हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा एमआरपी के 70% के बराबर 110 हो जाएगा। हम एमआरपी निकाले चलेंगे तो 110 गुणे में 100 बटे में 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा एमआरपी, यानी 1100 बटे में 7 उस पर हमने लिखा है। अब कह रहा अगर वह व्यापारी अंकित मूल्य के 95% बेचे, अब कह रहा अंकित मूल्य के 55%। अब दूसरा जो सेलिंग प्राइस है वो अंकित मूल्य 1100 बटे 7 पे 95% बेच देता। अच्छा बताओ 95% बेच देंगे तो कितने में बिकेगा? 100 खत्म हो गया, 7 से तो कटेगा नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, गुणा करो, 11 × 5 = 55, 11 9 99, 99 4 99 5, 104 बटे में हो गया 7, इतने में बेचे जाएगा। तो ये बताओ कितने का लाभ होगा? हम काम करते हैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं, यही करेंगे ना? सॉरी कहीं गलती हो रही क्या? हाँ ये विक्रय मूल्य ना, हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे भैया, तो हमको लाभ निकालना है, तो 1045 बटे 7 में आप क्रय मूल्य घटाएंगे तो 700 300, यानी 345 बटे में 7 आएगा, इतने का लाभ। यही लाभ प्रतिशत में निकालेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ हो बटे क्रय मूल्य गुणे में 100, 7 से 7 खत्म, इसको भी हम निकालेंगे, तो आप निकाल लीजिएगा, आपका आंसर 22.1 के आसपास ही आएगा। ठीक है ना, आप निकाल लेंगे 1045 में, इसको काट वाट दीजिए, तभी आपका आंसर 22.1 के आसपास आएगा। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, क्रय मूल्य को 100 मान के भी आप लगाना चाहें तो ये प्रश्न लगा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया भैया घातांक कड़ी का है, दिया है 0.0000729। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर देखो किसी पर सिर्फ कड़ी लगा है, किसी पर कड़ी लगा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 9, इसका मतलब अगर कड़ी लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे घात हो जाएगी। यहाँ पे अगर कड़ी अकेले लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, तो इसकी घात हम लोग 1/2 कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 9 लिख के और यहाँ पे 3 लिख दे, इसका मतलब घात में हो जाएगा 1/3। यही तो है ना बच्चा, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, नहीं 2 मान लेंगे तो घात 1/2, यहाँ 3 है तो 1/3। अब यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दोनों दिख रहा है, पहले तो करने के अंदर दिख रहा है, फिर उसके बाहर और 3 वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 और 3 गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 0.0000729 की घात में 1/6,
प्लस में यहाँ तो अकेले है ना, तो इसको लिखेंगे 0.008 की घात में 1/3 भैया लिख देंगे। अब कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे 6 है, 6 है ना, इसका मतलब यहाँ भी जो मान आएगा उसकी घात 6 तक जाना चाहिए, तभी तो घात हटेगी। चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए अब पहले देखो, अगर हम दशमलव लगाने की बात होगी तो 6 से भाग करेंगे तो दशमलव कितने अंक पे, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पे दशमलव है और 6 से भाग है। दशमलव तो 1 अंक पे बच्चा लगेगा ही, क्योंकि 6 अंक पे दशमलव, 6 से भाग, सीधी सी बात है। इसमें एक तरीके से 6 निकालना है। 6 यही ना षष्ठ मूल पूछ रखा है, तो करेंगे क्या। अब इसमें पहले 729 को चेक करें। 729 को तोड़ेंगे, 7 तोड़ेंगे तो आएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243 3 729। देखो कितने बार मिला, आप देखेंगे तो 3 मिल रहा 6 बार। तो मैंने बताया 6 अंक पे दशमलव है और घात में 1/6 है, तो आपका दशमलव 1 अंक पे लगेगा, यानी ये दशमलव 3 की घात हो जाएगा 6 और उसकी घात लिखिए पहले से 1/6 का गुणा हो जाएगा। घात और घात होने पर आपस में क्या हो गया, गुणा। 0.3 का घात में 6 हो जाएगा इसका मान, और पहले से घात लगी हुई 1/6 का गुणा हो गया। वैसे इसमें देखो करेगी, 8 को तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ेंगे भैया 3 में तोड़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 3.3 अंक पे, यहाँ भी 3 से भाग को 0.1 अंक पे लगा देते हैं। अब इसकी घात में हो गया 3, फिर इसमें हो जाएगा 1/3। अब ये कट गया, 6 से 6 खत्म, तो 0.3 घात 1 यानी 0.3, 0.2 घात 1 यानी 0.2, जोड़ेगा तो आएगा बच्चा 0.5। आपका आंसर हो गया 0.5, 0.5। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर इसका पहले वर्गमूल निकालिए, फिर घनमूल निकालिए, फिर इसका घनमूल निकालिए। बात तो वही हो रही है, हमने सीधा इकट्ठा कर दिया। घात में 1/6 हो गया, इसको तोड़ दिया 0.3 की घात में 6, 6 से 6 खत्म। ऐसे ये 0.2 की घात 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, जोड़ गया दोनों, आ गया दशमलव में 5। तो चलिए देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है हाँ देखो इसमें दिया है 2401 के आगे लिखा है 4 0, है ना। कहा पढ़ेंगे भैया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 40 लाख 10,000। ठीक है ना। इसका पूछा चतुर्थ मूल। मैंने अभी क्या बताया, अगर वर्गमूल होता है तो जैसे 9 लिखा है यानी कुछ नहीं तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3। कैसे है भैया, 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 आएगा। तो यहाँ पे देखो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, लेकिन अगर यहाँ 27 होता है, इसका घनमूल पूछ ले तो यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 घात 3, यानी घनमूल में किसका जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनता है, वर्गमूल 2। वैसे चतुर्थ मूल में भैया 4 4 का जोड़ा बनेगा, 4 4 का जोड़ा बनेगा। तो एक चीज और समझ लीजिए, आपको पता होगा 10 घात 1 का मान 10 होता है, 10 घात 1 का मान 10 होता है, 10 घात 2 का मान 100 होता है, 10 घात 3 का मान 1000 होता है, और 10 घात 4 का मान भैया 10,000 होता है। इसका मतलब अगर 10 की घात ये 10,000 है, 10,000 के यदि हम चतुर्थ मूल निकालेंगे तो 1 0 आएगा। तो वैसे यहाँ पे यदि हम चतुर्थ मूल निकालेंगे तो जो 4 0 है वो 4 0 मिलके सिर्फ कितना 0 बन जाएगा, 1 0 बनेगा बस। बाकी अब किसका निकालना है, 2401। तो ऐसा कोई संख्या होनी चाहिए जिसका 4 बार गुणा कर दें तो 24 1 के बराबर हो जाएगा। या तो आप निकालिए या फिर यही दिमाग लगाइए, इसका चतुर्थ मूल जब हम निकालने चलेंगे 4 0 का 1 0 हो जाएगा अगर चतुर्थ मूल है। अगर वर्गमूल होता है जैसे 100 का वर्गमूल में 2 0 है तो 1 0 बचता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वर्गमूल में जितना रहता है उस हिसाब से घटता जाता है, वर्गमूल में हो जाता है तो आधी, घनमूल में तिहाई, 3 0 का 1 0 हो जाएगा, वर्गमूल में 2 0 का 1 0, घनमूल में 3 0, तो चतुर्थ मूल में 4 0 का 1 0 होगा। तो 4 0 का 1 0 वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें 1 0 हो। इसमें देखो 2 0 दिख रहा, हो ही नहीं सकता, इसमें 0 नहीं है, हो ही नहीं सकता, इसमें भी 0 नहीं, हो ही नहीं सकता, इसमें दिख रहा है 1 0, तो यही होने की उम्मीद है। तो आप 7 का 4 बार गुणा करके निकाल लीजिएगा, 7 का 4 बार गुणा करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 49 का 49 में गुणा करोगे बच्चा तो 9 चौके 36, यही ना, सॉरी 9 9 81, 1 हो गया, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 36 8 हो गया, 36 8 हो गया, 6 8 44,
सॉरी कहीं गलती हो रही है, 49 से गुणा करना। हाँ ठीक है, काम कर लेते हैं, इसको गुणा करो भैया, 49 गुणे 49 गुणा किए तो हमारे 9 9 81, हाथ चलाया 8, तो 9 चौके 36, हाँ 9 चौके 36, सॉरी 36 36 हो गया 72, 72 में 8 जुड़ा तो 80, हासिल बचा 8, 4 चौके 16, 16 8 हो गया 24, 2401 आ गया ना, तो हो गया आपका आंसर 2401 मिल गया, यानी किसका भैया 70 का, ये कंफर्म हो गया है। यानी 1 0 तो मिल ही गया था, आपको कंफर्म करना है तो आप 7 का निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्गमूल में 2 0 का 1 0 होता है, घनमूल में 3 0 का 0, 4 और चतुर्थ मूल है तो 4 0 का 1 0, जो कि 4 0 1 0 वाला ऑप्शन होगा और कोई है नहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दिया है 1 से 80 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के इकाई या दहाई के अंक 1 या 9 है। भैया 1 से 80 तक कितने परसेंट संख्याओं की इकाई या दहाई के अंक 1 या 9 है, तो पहले 1 ढूंढिए फिर 9 ढूंढिए। 1 कहाँ मिलता है बच्चा, देखो 1 मिलेगा 1 में, फिर कहाँ मिलेगा भैया 1 मिलता, फिर 10 में, फिर कहाँ मिलता है 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16, 17, 18, 19 में, अभी तो मिलेगा नहीं। और कहाँ मिलेगा एक, हाँ एक यहाँ मिलेगा, 21 में मिलेगा, 31 में मिलेगा, ठीक है ना, 41 में मिलेगा, 51 मिलेगा, 61 मिलेगा, 71 मिलेगा। अगर 81 कर दे तो चलेगा, 80 से ज्यादा हो गया ना, नहीं लेंगे भैया, इसको यहीं तक रोक दीजिए। ये तो हो गया 1 वाला। अभी आपको ढूंढना 9 वाला। 9 कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले ना मिलेगा 9 में, फिर 19 में, फिर 29 में, 39 में, 49 में, 59 में, 69 में, 79 में, आगे जाएंगे तो 89 ज्यादा हो जाएगा। और कहीं 9 मिलेगा तो 9 जो कंटिन्यू मिलता है वो 90 के बाद मिलता है, 90 91 में। ये तो मुझे जाना नहीं क्योंकि 80 तक जाना ही है, बस यही जोड़ लेते। कितना हुआ देखो भैया, टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हुआ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल मेरे पास कितने ऐसे अंक हैं, कितनी संख्याएं, 24 संख्याएं हैं। कितने में, 1 से 80, यानी टोटल 80 में ऐसी संख्याएं कितनी है 24, जो 1 या 9 इकाई या दहाई में आएगा, तो 80 में 24 ऐसी संख्याएं हैं। प्रतिशत में बदलना है तो 100 का भैया गुणा करेंगे, 20 से काटे 5 बार में, 4 बार में काटे 6 बार में, 6 का 5 में गुणा किए तो 30%। 30% ऐसी संख्याएं हैं जिसमें इकाई या दहाई के स्थान पर 1 या 9 है बच्चा, जिसमें इकाई या दहाई के स्थान पर 1 या 9 होगा। चले देखिए भाई, है ना, ये क्लास भी आप लोग शेयर कर दिया करो भाई, है ना, यदि पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दिया करिए, लाइक करिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। दिया है एक कोहरे के मौसम में एक व्यक्ति 200 मीटर की दूरी तक देख सकता है, वह कार द्वारा 15 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। वह कार द्वारा पीछे 200 मीटर की दूरी से आती कार को देखता है, जो कि 1 मिनट में उसके आंखों के सामने से ओझल होते ही ओझल हो जाती है, तो दूसरी कार की चाल बताइए। देखो भैया सवाल समझो, कह रहा है एक आदमी जा रहा है, कार में बैठा हुआ है, ठीक है ना, एक आदमी जो है जा रहा है कोहरे का मौसम में, कार में बैठा हुआ है, करता क्या भैया, वह सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर तक देख सकता है। 200 मीटर तक देख सकता है तो 200 मीटर आगे देख सकता है, 200 मीटर पीछे तक देख सकता है। उसने एक दूसरी कार देखी, कहां देखी, 200 मीटर दूरी तक देख सकता है, उसने कार द्वारा पीछे 200 मीटर की दूरी पर एक कार देखा, और कह रहा है कि देखते देखते वो कार 1 मिनट में उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। ओझल हो गई का मतलब पहले 200 मीटर पीछे कार देखा और 1 मिनट बाद वो कार इतनी आगे निकल गई कि दिखना बंद हो गया। भाई कितनी आगे जाएगी, दिखना बंद हो जाएगा। कह रहा कि सिर्फ 200 मीटर देख सकता है, इसका मतलब वो कार 200 मीटर उससे आगे निकल गई। कितने समय में, 1 मिनट में। पहले कितना पीछे थी, 200 मीटर, अब कितना आगे हो गई, 200 मीटर।
1 मिनट में क्या फर्क पड़ा, 200 मीटर पीछे से 200 मीटर आगे हो गई, दूरी में कितना फर्क पड़ा, 400 मीटर दूरी में फर्क पड़ा दूरी में 400 मीटर, कितने समय में, 1 मिनट में। लेकिन 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 जिस कार से वो जा रहा है वो भी चल रही है, और जो कार पीछे दिख के आगे चली गई वो भी चल रही है, तो पीछे वाली कार जो है उसकी चाल मुझे पता करना है दूसरी कार की। तो ये बताओ दूसरी वाली कार की चाल जिसमें व्यक्ति बैठा है उससे ज्यादा होगी ना, तभी तो पार कर पाएगी। तो एक काम कर लेते हैं, पहले की चाल दे रखा है, जिस कार में बैठा उसकी दिया है, दूसरे की हम मान लेते हैं, दूसरे की चाल हो जाएगी x मीटर पर सेकंड। हमने x मीटर पर सेकंड में क्यों माना, क्योंकि यहाँ पहले मीटर पर सेकंड में दी हुई थी। क्लियर है ना। तो ये बताओ जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो गई होगी, सापेक्ष चाल घट गई होगी भैया। तो चाल बराबर होता क्या, दूरी बटे समय होता है। तो इसमें चाल घट गई होगी, दूसरी वाली में से इस व्यक्ति वाली चाल घटी होगी। चाल बराबर दूरी क्या असर पड़ा, 400 मीटर, कितने समय में, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। 1 मिनट को हम बदलेंगे सेकंड में, क्यों, क्योंकि यहाँ चाल मीटर पर सेकंड है, तो 1 मिनट को हम सेकंड बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे ना। समझ में आया भैया। अब ये हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि दूरी अब 400 हो गई, 200 पीछे से आगे चलेगी तो 400 मीटर का फर्क पड़ा ना। हम इसको सल किए, 2 3 6, 20/3 बच्चा, इधर 20/3 में जाके 15 जुड़ जाएगा, तो 15 3 45, 20 हो गया भैया 65, 65/3, 45 20 हो गया 65/3। ये क्या है, दूसरी वाली की चाल है, क्या भैया, दूसरी वाली की चाल मीटर पर सेकंड में आई, दिया है ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 का गुणा कर देंगे। तो हम काट दिए, 3 से 6 बार में खत्म हो गया भैया। कितनी बार में, 3 से 6 बार में, 5 से काटेंगे 13 बार में, तो 13 का 6 में गुणा किए तो 78 किलोमीटर पर आवर, 78 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है ना। चलो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। दिया है यदि 64 की घात x+1 बराबर 64/4 की पावर x, तो x का मान, अच्छा देखो भैया x यहाँ पे 64 यहाँ, 64 यहाँ, 4 यहाँ, क्या हम 64 को 4 आधार संख्या में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते। 4 में तोड़ना तोड़ दीजिए, नहीं 2 में तोड़ना 2 में तोड़ दीजिए। हम 4 में अगर सब टूट सकता तो 4 में सबको तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 64 को हम लिख सकते हैं 4 घात भैया 3, 4 चौके 16 चौके 64, इसकी घात x+3 पहले से रखी हुई है। इस 64 को लिखेंगे हम 4 घात 3, ये 4 घात x पहले से है। अब आपको पता होगा घातों घात होने पर आपस में गुणा हो जाता है, तो 3x+3 कम 3 हो गया। अब ये आधार संख्या बराबर होने पर, आधार संख्या बराबर होने पर भाग में घाते घट जाती हैं, तो 3 - x हो जाएगा। अब घातांक नियम कहता है कि यदि आधार संख्या बराबर होती है तो घात संख्या बराबर मान लेते हैं। 3x+3 = 3 - x की, x इधर आएगा तो 4x, 3 3 इधर हो गया 0, तो x की इक्वल क्या हो जाएगा 0। x का मान भैया क्या आ गया 0। इस प्रश्न का आंसर हो गया 0। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है ना। अगर आप 64 को 2 में तोड़ना चाहते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की घात 6 में इसको आप तोड़ सकते हैं। फिर इस 64 को भी तोड़ना पड़ेगा, इस 4 को भी तोड़ना पड़ेगा 2 की पावर 2 में। आप ऐसे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं प्रश्न। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दिया है ए तथा बी की आय का अनुपात 2:1 है। ये आय है भैया, है ना। और क्या दिया है, आय दिया है 2:1, 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, ये दिया है। तो 4:3 के अनुपात में बचत करते हैं, ये भी दिया है। आगे दिया है ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत दे रखा है 5,000 रुपया। देखो भैया आमदनी दिया है, व्यय दिया है और बचत का रेशियो दिया, सबका रेशियो दिया, लेकिन इसमें एक चीज क्या दिया है, ए और बी की दोनों की मासिक बचत दे रखा है 5,000। अच्छा बताओ इनकी मासिक बचत कितना भैया, ए और बी की जो मासिक बचत है वो 4:1 के अनुपात में,
टोटल 5 है, यही ना, 5 है टोटल और यहाँ टोटल 5000। इसका मतलब 5 अनुपात का मान 5000 है, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा भैया 1000। तो इनका हो जाएगा 4000 बचत और इनकी हो जाएगी 1 एकम 1000 बचत। क्या क्लियर है? ये इनकी बचत हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। 4000 रुपया ये बचा रहा है, 1000 रुपया ये बचा रहा है, हो गया भैया। अच्छा ये बताओ, अब तो ये बचत इनका रुपये में आ गया, अब क्या? आमदनी में से बचत को घटा दिया जाता है तो क्या आता है? मैंने कल की क्लास में बताया था, आमदनी में से बचत को घटा दे तो क्या बचता भैया? व्यय बचता है ना, तो वही इसमें लगाना है। ये जो आय का रेशियो दिया है इसको मान लेते हैं हम 2x और हो जाएगा 1x। इसमें से इनकी बचत को हम घटा देते हैं भैया, 4000 इसमें से, 1000 इसमें से, घट गया। जब घट जाएगा तो किसके बराबर? व्यय के बराबर। और व्यय का रेशियो दिया है 5:3। हम इसको सरल करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो देखो आ गया भैया 3 दूनी, देखें हो गया 3 दूनी 6x माइनस 4 3 12000 बराबर ये हो गया 5x माइनस 5000। इधर आएगा ये x 12 उधर पॉजिटिव होके आएगा 7000, 5000 घट जाएगा तो 7000 बचेगा ना। x की वैल्यू 7000, तो ये 7 दूनी 14, ये 7 एकम 7। पूछा क्या है? b की मासिक आय, तो 7 एकम 7000 रुपया, यही है भैया b, क्योंकि b का रेशियो 1 ही तो है, 1x है ना, 1x मान 7000 आ गया, तो b का 7000। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए 7000। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिया क्या है, हाँ ये हो गया ना। हाँ आगे देखो भैया, अगला प्रश्न दिया, हाँ ये एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। इस प्रकार उसे कुल 143 रुपए का लाभ हो गया। तो बताइए कि उसने कितने अंडे खरीदे थे? अच्छा बताओ भैया, हम लाभ और हानि कैसे पता करते हैं? एक ऐसी निश्चित संख्या में वस्तु खरीदेंगे और उसको उतना बेचेंगे, तब हमको ये पता चलेगा कि ऐसे में कितने का मुझे लाभ हुआ, कितने का लाभ। अच्छा बताओ, जैसे हम 10 टॉफी खरीद ले 10 रुपया में, अब बेचेंगे हम वही 10 टॉफी 20 रुपया में, तभी तो मुझे पता चला कि इसका मतलब मुझे 10 रुपये का लाभ हुआ है। मतलब जितना खरीदेंगे उतना हमको बेचना पड़ेगा। अब इसमें देखो कैसे, जब ऐसे प्रश्न देखी जाए, कैसे खरीदा भैया, यहाँ रुपया लिख लेते हैं, यहाँ वस्तु लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। खरीदा कैसे, बेचा कैसे? खरीदा देखो कैसे खरीदा, 5 रुपए में 3, 5 रुपए में 3 खरीदा। बेचा कैसे? 12 रुपया में 5 बेच रहा है, अलग अलग बेच रहा। अब एक काम कर लेते हैं, हम काम क्या करेंगे भाई, 5 रुपए में 3 खरीदा, 12 रुपए में 5 बेच रहा, हम क्या करें, वस्तु बराबर कर ले। मैंने क्या बताया, वस्तु को पहले आप बराबर करिए, कितने में कितने का मुझे लाभ हो रहा है, क्योंकि एक फिक्स होना चाहिए इतने वस्तु में इतने का मुझे लाभ या हानि हुई। तो 3 खरीदा 5 बेचा। अब काम करते हैं, 3 और 5 कैलसियम लेंगे तो आएगा भैया 15। इसमें 5 गुणा कर दे, इसमें 3 गुणा कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 5 तो यही 15 हो गया ना, 15 अंडे, ये भी 5 तीन हो गया 15 अंडे। लेकिन कीमत भी तो, अगर अंडे 5 गुना तो कीमत भी 5 गुना। इसमें 5 का 5 में गुणा किया आया भैया 25, इसमें 3 गुणा किया आया कितना? 36। इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझो इसका मतलब। इसका मतलब उसने 15 अंडे खरीदे और 15 अंडे बेचे। 15 अंडे खरीदे, 15 अंडे बेचे, 25 में खरीद के 36 में बेचा गया, तो लाभ हुआ ना भैया। कितने का लाभ हुआ? 11 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने अंडे खरीद कर बेचकर? 15 अंडे पर। कोई दिक्कत? इसका मतलब यदि हम 15 अंडे खरीद के 15 अंडे बेचेंगे, जो 15 खरीदे वही हम बेच रहे, तो कितने का लाभ हुआ? 11 रुपए का। लेकिन सवाल में कितना लाभ हुआ है? 143 रुपए का। भैया 11 रुपए का लाभ हुआ है 15 अंडे पर, तो 143 रुपए का लाभ होगा। कैसे निकालेंगे? पहले ये देखो कितना गुना है, तो आपको दिख रहा होगा ये भैया 13 गुना दिख रहा है। कितना गुना है? 13 गुना लाभ लेना है, तो 13 गुना अंडे भी तो बेचने पड़ेंगे। 15 का 13 में गुणा करेंगे, 195 अंडे। कितना आ गया भैया?
195 अंडे उसने खरीदे और वही उसने बेच दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। 195 अंडे उसने खरीदे और बेचे हैं। ठीक है ना। चलें भाई आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों के लिए पहले हम क्या करेंगे, अंडे यानी सामान बराबर कर लेंगे। भाई इतने सामान खरीद के इतने बेचेंगे तो हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही, चेक कर लिए ना। तो देखो हमने बराबर कर लिया और लाभ हो रहा तो उस हिसाब से निकाल लिया हमने। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो अगला प्रश्न दिया भैया, जब 200 को एक धन पूर्णांक यक्ष से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। एक्स के कितने मान हो सकते हैं भैया, कितने मान हो सकते हैं? काम करो, 200 में भाग किया गया ना, 200 एक किसी संख्या से भाग किया गया, 8 शेष बचा। इसका मतलब 200 में जब हम 8 शेष बच रहा है, इसका मतलब 8 घटा दे, 192 जो आया ये पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। क्या भैया, ये जो 192 आया ये पूरी तरीके से कट जाना चाहिए ना जिस संख्या से। अब एक चीज बताओ, 192 को काटने वाली हमको संख्या ढूंढनी है, लेकिन कह रहा शेष 8 प्राप्त, तो कह रहा विभाजित करने पर शेष 8 प्राप्त होता है। तो यक्ष के कितने मान हो सकते हैं? यक्ष क्या है, जिस संख्या से 192 को काटा जाएगा। और क्या क्या रहा है, शेष, यही ध्यान देना भैया, शेष कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। अच्छा बचाओ, शेष 8 प्राप्त हो रहा है। शेष 8 कब बचेगा, जब हम 8 से बड़ी संख्या से भाग करेंगे तभी तो 8 बचेगा। 8 बच सकता है भाई कब, जब जो संख्या जिससे भाग कर रहे हैं वो 8 से बड़ा होना चाहिए तभी तो 8 बचेगा। अच्छा ये बताओ, अगर हम क्या 6 से भाग करके 8 शेष ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते भैया, जिससे भाग करते हैं उससे कम हमेशा शेषफल आता है। तो 8 शेष बच रहा है, तो 8 शेष बचने के लिए जिससे भी भाग किया गया होगा वो क्या होगा, 8 से बड़ा होगा। अब एक काम करो, 192 को काटने वाली कुल कितनी संख्याएं चाहिए, इसका मतलब 192 के भाजकों का संख्या पता करनी है, और ऐसे भाजकों की संख्या चाहिए जो 8 से बड़े हो। एक काम करो, 192 को तोड़ो पहले, इनके भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो तोड़ेंगे, 2 से आएगा 2 9 18, 2 6 12, 2 से काटेंगे 48, 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। तो 192 के भाजक आए भैया, क्या आया, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 और 6, 2 आया 6 बार, 3 आया 1 बार। तो भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, भाजकों की संख्या हमेशा निकालते हैं भैया, भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, घातों में 1 बढ़ा के आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 6 में 1 बढ़ा लिए 7, 1 में 1 बढ़ा लिए 2, तो 7 दूनी क्या हो गया, 14 होना चाहिए। लेकिन 14 तो होना चाहिए, लेकिन वैसे ये तो कुल भाजकों की संख्या ही 14 ना, हमको चाहिए क्या 8 से बड़ा, तो जो 8 से छोटा होगा उसको हमको हटाना है। तो 8 से छोटा कौन कौन संख्या है जो 192 को काटेगी, तो सबसे पहले 1 मिलेगी, फिर 2 मिलेगी, 3 से भाई साहब कट जाएंगे, 4 से भाई साहब कट जाएंगे, चेक कर लो, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 से कट जाएगा, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 से कट गया। उसके बाद 12 से तो हो ही गया ना। तो कितनी संख्याएं मिली जो 8 से कट रही हैं, 8 से कम में कट रही, 8 या 8 से कम में, तो 6 संख्याएं ऐसी हैं, तो हमको 8 से बड़ी वाली चाहिए, तो इन 6 को हटा दीजिए। 6 को हटाएंगे, कितनी बची भैया, 8 संख्याएं। 8 संख्याएं ऐसी हैं जो x का मान हो सकती है, 8 संख्याएं ऐसी है जिनसे भाग करेंगे शेषफल 8 प्राप्त हो सकता है ना, क्योंकि शेषफल 8 बचने के लिए 8 से बड़ा होना चाहिए ना भाजक भाई, है ना। चलो देखो, तो फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये समझ में आया ना, हमने क्या किया, 192 कटने वाली संख्या ही, 192 के भाजकों की संख्या निकालेंगे, 2 की पावर 6, 3 की पावर 1। टोटल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, घातों में बढ़ा के गुणा। टोटल 14 संख्याएं जो काट देंगे, लेकिन 14 संख्या हमको 8 से बड़ी वाली चाहिए ना, तो 8 से छोटी वाली हमको हटा देना है। 8 से छोटी या 8 तक कौन कौन सी मिलेगी, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, 6 मिलेगी और 8, इनको हटा देना। 6 संख्या को हटा दीजिए, बची कितनी संख्या, 8 संख्याएं ऐसी होंगी जो काट देंगी 192 को और शेषफल 8 देंगी। अगला प्रश्न चलते हैं। हाँ भैया देखो,
ये प्रश्न आपके पेपर में बहुत आता है ना। ऐसे प्रश्न आजकल ट्रेंड हो गए पेपर में, है ना, ताकि बच्चे इसी में उलझ जाए और परेशान हो थोड़ा सा। देखो कैसे दिया, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 1/30 1/42 1/56 1/72, है ना। अब करना क्या, आपको दिख रहा होगा ये जब ऐसे प्रश्न मिले तो इसमें ध्यान दो, इसको भैया 6 नहीं, इसको आप मानो 2 × 3, क्या मानो 2 × 3, ये हो जाएगा 3 × 4, ये हो जाएगा 4 × 5, ये हो जाएगा 5 × 6, ये हो जाएगा 6 × 7, ये हो जाएगा 7 × 8, ये हो जाएगा 8 × 9। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको यदि लिखना चाहें तो इसको लिख दें 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि इसका मान जब हम सरल करेंगे तो इसको इसका मान जब निकालेंगे तो फिर से 1/6 आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, देखो आ जाएगा ना। वैसे 1/12 को लिखेंगे प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसे लिख दें। वैसे 22 को लिख देंगे 1/4 माइनस 1/5, क्योंकि इसको सरल करने में फिर 1/20 आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे में इसको लिखेंगे, लिखते जाएंगे तो 1/8 प्लस में रहेगा माइनस 1/9। आपको इसमें कुछ लॉजिक समझ में आया भाई? अगर कुछ लॉजिक समझ में आया तो देखिए क्या समझ में आ रहा भैया, कह रहे हैं समझ में यही आ रहा सर, 1/3 माइनस 1/3 प्लस में खत्म, 1/4 माइनस खत्म, 5 से 5 खत्म। ऐसे देखो कह रहा, करते करते जाएंगे, करते करते जाएंगे तो कहाँ खत्म हो जाएगा, पहले में दूसरा तीसरा फिर पहला, दूसरा पहला दूसरा पहला, तो ये खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे लास्ट वाला, यहाँ पे अंतिम वाला, यानी 1/2 माइनस 1/9। आपको सिर्फ यही निकालना है। एलसीएम हो गया भैया 18, सरल करेंगे तो हो गया 2, सरल करेंगे आएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 2, आ गया 7/18। क्या ऑप्शन कहीं है 7/18? ऑप्शन देखो भैया कहीं दिख नहीं रहा, तो हो सकता है ऑप्शन में कहीं गलती हो गई होगी, ठीक है ना, ऑप्शन में कहीं गलती हो जाएगी, तो इसमें आप मान लेते हैं कोई ऑप्शन रहा होगा 7/18 रहा होगा, ठीक है भैया, ऑप्शन रहा होगा, कहीं गलती हो गई होगी प्रिंट में, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/18 इस प्रश्न का आंसर। जब कभी ऐसे प्रश्न दे तो देखिए तोड़िए क्या टूट जाता है, देखिए क्रमिक संख्या में टूट गया तो ये खत्म होता जाएगा, यहाँ पे 1/9 बचेगा, यहाँ पे 1/2 घटा देंगे, आपका आंसर 7/18। अगर आपको लिखना है तो आप पूरा लिख सकते हैं, देख लीजिएगा ऐसे कटेगा, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। हाँ देखो ये मजेदार प्रश्न है, देखो भैया दिया n एक प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है ना, हो और 10⁻n+1 तथा है? क्या दिया, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 10⁻n+1 तथा के अंकों का योग n के अंकों का योग 4760 हो तो n का मान क्या होगा। देखिए n एक प्राकृतिक संख्या है तो 10⁻n+1, इसको नहीं ये नहीं होना चाहिए, के अंकों का योग 10% के अंकों का योग 4760 हो तो n का मान बताइए। हाँ भाई देखो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखो चीज समझो, n एक प्राकृतिक संख्या यानी यही तो दिख रहा है ना, इनके अंकों का यानी n का मान कुछ भी रख के निकालेंगे और जब इसको सरल एक जोड़ेंगे तो इसका जो अंकों का योग होगा 4760 होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए, देखो 10⁻n+1, अगर बच्चा की ध्यान दो n प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी होती 1, अगर 10⁻1 ले ले और +1 कर दे तो 10 एकम 10, 10 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा अगर 10⁻2 ले ले तो क्या आ जाएगा भैया, 10⁻2 ले लें तो क्या हो जाएगा, 10⁻2 में ले लेंगे तो आएगा ये +1 करेंगे तो हो जाएगा 100, 100 में 1 जुड़ेगा तो 101 हो जाएगा, यही ना। नहीं नहीं भैया इसमें कहीं गलती हो रही, सवाल में कहीं गलती है, ठीक है ना। इसमें एक काम करो, इसमें जो ये जो +1 है ना, इसको होना चाहिए था -1, क्या होना चाहिए इसको, इसको होना चाहिए -1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ये -1, कैसे समझ में आया, देखो अब जब हम लिखेंगे 10⁻n-1 तो प्राकृतिक संख्या में लेंगे 10⁻n 1 -1 में, इसका मान आएगा भैया 9। अगर 10⁻2 ले ले -1 कर दे, 100 में 1 घटत कितना आया 2×9, 3 ले लेते हैं और 1 कर देते, 1000 में 1 घटे कितना आएगा 3×9। अब देखो यहाँ पे n का मान जो भी होगा, समझिए यहाँ पे n का मान चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, चाहे जो भी रहा होगा, जो भी रहा होगा उसको जोड़ने के बाद 4760 आएगा। कैसे आएगा भैया, अगर यहाँ पे n का मान 1 होगा तो 1 9 आएगा, अगर यहाँ पे n का मान 2 हो जाएगा 9 दूनी 18 आएगा,
n का मान 3 हो जाएगा तो 9 तिया 27 हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 9 का मान 1 हो गया तो योग 1, 9 का मान 2 हो गया तो 9 दूनी 18, 9 का मान 3 हो गया तो 9 तिया 27। तो वैसे कितना इसमें 9 है? एक काम कर लेते हैं, 47 और 7 में कितना 9 है हम ये निकाल लेते हैं। बस आपको 9 ही तो ढूंढना है, क्योंकि एक 9 होने पर, एक घात होने पर एक 9, दो घात होने पर 2 9 यानी 18 हो गया। तो वैसे इसमें ये पता कर लेते हैं कितना 9 होगा। तो काम करते हैं, 9 से भाग करें, 9 बचे 45, 2 47, 2 बचा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 523 कितने भैया? 523 9 है। 523 9 का मतलब हो गया, सॉरी, अच्छा 9 बचे 45 2 है ना, 9 बचे 45 2 हो गया, 47 9 दूनी 18, 2 20 हो गया, 9 तिया 27, 523 होना चाहिए। ऑप्शन में कहीं है क्या? नहीं है, कहीं गलती लग रहा है मुझे इस ऑप्शन में भी, है ना, ऑप्शन में मुझे लग रहा है कहीं गलती भैया। ये 527 की जगह 523 होना चाहिए मुझे लग रहा है ना, 523। क्यों? क्योंकि आपको क्या ढूंढना है? 47 साल भैया, एक 9 जोड़ने पे एक 9 आ रहा, 2 9 जोड़ने पे योग क्या आ गया 18, 3 9 जोड़ने पे योग कितना आ जाएगा 27, 4 9 जोड़ेंगे तो 4 9 जोड़ेंगे तो घात 4 रखेंगे ना, तो 9 चौके 36। वैसे इसमें कितना 9 होगा निकालने के लिए हम 9 से भाग कर लिए, 9 से भाग कर लिए, 523 9 जोड़ेंगे, 523 9 जोड़ेंगे तो आएगा 4707। और 523 9 जोड़ने के लिए, 523 9 प्राप्त करने के लिए n का मान भी 523 होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 523 बच्चा, ठीक है ना। तो चले अगले प्रश्न की ओर। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। ये प्रश्न दिया है इकाई का अंक से संबंधित, दिया है 78 578 की घात में 54 52, इकाई का अंक क्या होगा भैया? इकाई का अंक मैंने आपको बताया है आसान तरीके से, क्या याद करना है, 0 1 5 6 अगर आधार संख्या में दिख जाए तो ये अपरिवर्तित रहता है, मैंने ये बताया है पिछली क्लासों में। और अगर 2 3 7 8 दिख जाए आधार संख्या में तो घात में बच्चा 4 से हम भाग कर लेते हैं, ठीक है ना। और 4 और 9 दिख जाए तो हम सिर्फ देखते हैं घात विषम है या सम है। विषम में अपरिवर्तित हो जाता है, विषम में अपरिवर्तित हो जाता है, और सम में वर्ग कर दिया जाता है, वर्ग कर देते हैं, ठीक है भैया। तो वैसे इसमें क्या दिख रहा? 8 दिख रहा। आधार संख्या में क्या दिख रहा? 8। आधार संख्या 8 दिखने पर घात में हम 4 से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करने के लिए सिर्फ 2 अंक लिया करिए, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। तो 52 में 4 से भाग करो, 4 से भाग करेंगे 52 में तो ध्यान दो 4 एकम 4 और 4 3 12, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो हम 8 घात 4 निकालेंगे, 4 निकाल लेंगे, यानी 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 ढाई 64 और 4 8 32 और 2 8 16, आपका आंसर हो जाएगा 6। इकाई के स्थान पर 6 आएगा आज के इस अंतिम प्रश्न में, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो शेयर करो भाई, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। कल मिलते हैं हम लोग नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।